हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा पार्टनरशिप का अगला क्वेश्चन है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का अगला क्वेश्चन है, राइट। तो मैंने कल जाते वक्त कहा था कि हम कौन सा सम आज सॉल्व करने वाले हैं, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 3 या अनसॉल्व एग्जाम्पल नंबर 3। तो पहले पढ़ते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं एंड सॉल्व करते हैं, राइट। क्या कह रहे हैं वो, वासु and Viraj share profits and losses in the ratio of 3:2 respectively, right? तो वासु and Viraj are the partners और 3:2 इनका old ratio है, right? Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under। तो liability में है creditors, general reserve and वासु and Viraj का capital। assets में they have cash at bank, sundry debtors, stock, investment, plant and building, right? तो simple normal balance sheet है, कुछ नया नहीं है इसमें। एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं, दे एडमिटेड हरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड द टर्म्स बीइंग दैट। तो उन्होंने हरी को एज अ नया पार्टनर बिजनेस में लिया एंड उसे एडमिट करने पर क्या क्या टर्म्स कंडीशन डिसाइड हुई, उन्होंने एक एक करके दिया है। पहला, ही शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल, सिंपल एज यूजुअल 60,000 कैपिटल के लिए क्या लाएगा, कैश लाएगा, पैसा लाएगा, यस और नो। दूसरा, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, राइट, द प्रॉफिट्स वेयर। तो उन्होंने कहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, और उन्होंने आपको 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं 48,000, 81,000, 73,500, राइट। एंड नीचे वो कह रहे हैं हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश, हरी गुडविल के लिए पैसा नहीं ला सकता, तो फिर करना क्या है, इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको गुडविल को रेज करना है, तो रेज करना ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस में सीखा है, राइट। इसमें भी वही है, ये क्वेश्चन मैंने इसी के लिए लिया है क्योंकि यहाँ पर आपको गुडविल भी कैलकुलेट करना है एंड गुडविल को रेज भी करना है। तो यही हमारे नया नहीं है, बट ये हमारे लिए बहुत दिनों बाद आया है, तो इसे हम एक साथ सॉल्व करेंगे, राइट। फिर तीसरा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 1500, 1500 का आपको आरडीडी क्रिएट करना है, किस पर, डेटर्स पर, डेटर्स से 1500 आरडीडी सब ट्रैक करो, सिंपल। एंड चौथी एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500, क्लोजिंग स्टॉक को 22,500 पे लेके आओ, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिख रहा है 25,500, उसे नथिंग बट 3,000 से डेप्रिसिएट करना है। एंड लास्ट एडजस्टमेंट, प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, प्लांट को एंड बिल्डिंग को 5% से डेप्रिसिएट करना है। तो ये एडजस्टमेंट सारी सिंपल है, कुछ नया नहीं है हमारे लिए, सिर्फ हम रिवीजन के तौर पर इसे कर रहे हैं। इज इट क्लियर? बट हमें करना क्या है, बनाना क्या है, सॉल्व किस प्रकार करना है, तो उन्होंने कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो मतलब हमें सिर्फ लेजर अकाउंट्स बनाने हैं विद न्यू बैलेंस शीट, बट उन्होंने नहीं पूछा है, बट फिर भी हम हमारी तरफ से क्या बनाएंगे, कैश या बैंक के चेक करो, कैश एट बैंक है तो हम बैंक अकाउंट अपनी तरफ से बनाएंगे इन फॉर्मेट, राइट। तो पहले पेज पर मैं आ रहा हूं, पहले पेज का मेरा फॉर्मेट रहेगा इन द बुक्स ऑफ वासु एंड विराज, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो ये 3 अकाउंट मैंने बनाए। सेकंड पेज पर मैं आ रहा हूं, सेकंड पेज पे मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ वासु विराज एंड हरी, ब्रैकेट में न्यू फर्म, बैलेंस शीट as on 1 April 2019 and liabilities amount, assets amount। तो ये मेरा बेसिक फॉर्मेट बन गया। इज इट क्लियर? अब हमें करना क्या है, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेजर्स बना रहे तो जस्ट वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स से ज़्यादा स्टेप्स नहीं होगी। बट इन 4 स्टेप्स पर जाने से पहले यहाँ पर मैं वर्किंग नोट में पहले गुडविल कैलकुलेट कर के रखूँगा। तो हम जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास गुडविल की वैल्यू रेडीमेड अवेलेबल होगी, तो तब फिर रुकेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा हम अभी इमीडिएटली क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करके रखते हैं। सम सॉल्व करने से पहले गुडविल कैलकुलेट करके रखो। गुडविल हमने सीखा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, यस और नो। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि गुडविल आपको एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। कहां पर बता रहे हैं, एडजस्टमेंट 2 में बता रहे हैं। फिर से मैं एडजस्टमेंट 2 पढ़ रहा हूं, क्या कह रहे हैं वो, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। एट हाउ मेनी परचेस नहीं बताया उन्होंने बोला है फिर जितना 3 साल का एवरेज आएगा उतना ही आपका गुडविल है। तो जो आपको 3 साल का एवरेज मिलेगा वही आपका गुडविल होगा। तो मैं बैलेंस शीट के नीचे वर्किंग नोट लिख रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट। अब मुझे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में क्या लिखना है, तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। उन्होंने वही कहा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। लास्ट 3 साल का एवरेज निकालो, वही आपका गुडविल है। इज इट क्लियर? तो मैंने वर्किंग नोट में क्या लिखा, मैंने वर्किंग नोट में लिखा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो लास्ट 3 years का प्रॉफिट उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000
प्लस 81,000 प्लस 73,500 होल डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट से अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो 48 प्लस 81 प्लस 73,500 तो उनका टोटल आ रहा है 2,02,000। सो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूं 2,02,500 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 67,500। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट मुझे मिला 67,500। सो हाउ मच इज माय गुडविल? तो नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 67,500। यहां पर उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जितना 3 साल का एवरेज निकलेगा उतना ही आपका गुडविल निकलेगा। तो 3 साल का एवरेज इज 67,500, मतलब गुडविल इज ऑल्सो 67,500। गुडविल इज इक्वल टू 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस उन्होंने नहीं बोला है, राइट? तो उन्होंने कहा था कि गुडविल इज इक्वल टू 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट विच इज 67,500। तो गुडविल का मैंने कैलकुलेशन शुरुआत में ही करके रखा। तो अब जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है विच इज 67,500। ये याद रखो, या आप भी सॉल्व करो, वीडियो को पॉज किया करो एंड सॉल्व किया करो। इज इट क्लियर? चलो, तो यहाँ पर मेरा गुडविल का वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारी फिर से स्टेप 4 स्टेप्स को फॉलो करनी है। तो पहली स्टेप क्या होगी? मैं पुराने बैलेंस शीट से पुराने कैपिटल को उठाऊंगा, वासु एंड विराज के कैपिटल को उठाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वासु के कॉलम में 1,08,000, विराज के कॉलम में 72,000, राइट? बैलेंस शीट से कैपिटल उठाया, कैपिटल अकाउंट में लिख लिया। अब चलते हैं स्टेप 2। क्वेश्चन में चेक करो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या P&L में से क्या है? तो मुझे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ही दिख रहा है जनरल रिजर्व 30,000। तो इस जनरल रिजर्व को भी मैं क्या करूंगा? उठाऊंगा, वासु एंड विराज के बीच में पुराने रेशियो में यानी कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो मैं जनरल रिजर्व को उठा रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल में लिख रहा हूं बाय जनरल रिजर्व। वासु को मिल रहे 18,000 एंड विराज को मिल रहे 12,000। 3:2 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? तो ये हमारी स्टेप 2 भी कंप्लीट हुई। स्टेप 3 के हिसाब से मुझे पुराने बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा कि कितना बैंक बैलेंस है। तो फर्स्ट लाइन पर एसेट्स में दे रहे कैश एट बैंक 750, उसको उठाओ एंड हमारे बैंक के डेबिट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750। ये क्लियर है? तो यहां पर हमारी कितनी स्टेप्स हुई? 3 स्टेप्स हुई। कैपिटल बैलेंस लिखा, फिर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड फिर कैश एट बैंक को मैंने उठा के बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया। अब हम फटाफट चलते हैं ऑन दी एडजस्टमेंट, यानी कि स्टेप 4 क्या कहता है? एडजस्टमेंट को सॉल्व करो। तो मैं शुरुआत करता हूं विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो पहली एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं ही शैल ब्रिंग, ही मतलब कौन? नया पार्टनर। कौन है वो? हरी है। हरी हैव टू ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो हरी 60,000 रुपया कैपिटल के लिए लेके आएगा। क्या लेके आएगा? पैसा। पैसा कहाँ जमा होगा? बैंक अकाउंट में। तो पहला एंट्री में बैंक में पैसा आने की कर रहा हूं टू हरीज कैपिटल 60,000। एज यूजुअल हरी नया पार्टनर है, वो बैंक में कैपिटल के लिए पैसा जमा कर रहा है, तो बैंक अकाउंट में पैसे आए एज हरीज कैपिटल 60,000। ये फर्स्ट इफेक्ट है। और ये हरी का कैपिटल, तो उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट, हरी के कॉलम में 60,000। इज इट क्लियर? तो हरी के कॉलम में मैं लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट, हरी के कॉलम में 60,000। तो ये कैपिटल लाने का डबल इफेक्ट इस प्रकार दिखेगा, बैंक के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, लेकिन हरी के कॉलम में 60,000। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन दी सेकंड एडजस्टमेंट। तो सेकंड एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं गुडविल ऑफ या वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, जो ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। तो एज पर वर्किंग नोट गुडविल इज 67,500, ये याद रखो। तो मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूं, बट सेकंड पैराग्राफ में वो कह रहे हैं हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो वो क्या कह रहे हैं नीचे कि हरी गुडविल के लिए पैसा नहीं ला सकता, तो गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज करो। रेज करो मतलब मैंने आपको सिंपली कहा है कि गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखो, यस और नो। तो गुडविल को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, मतलब जो गुडविल हमारा अभी कैलकुलेटेड किया हुआ है वर्किंग नोट में 67,500, उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। कहाँ रिकॉर्ड करना है? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। गुडविल बैलेंस शीट में कौन सा साइड रिकॉर्ड करेंगे? ऑन दी एसेट साइड। तो मैं पहला काम क्या कर रहा हूं? गुडविल रेज कर रहा हूं, यानी कि गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब गुडविल इज व्हाट? गुडविल इज एसेट्स, तो गुडविल को हमें एसेट्स में रिकॉर्ड करना है। कितना गुडविल रेज करना है? 67,500। तो इस 67,500 को मैं उठा रहा हूं, एसेट्स में आ रहा हूं, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में। फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं गुडविल 67,500 आउट ऑफ कॉलम। ये मेरा पहला इफेक्ट हुआ गुडविल रेज करने का। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? तो गुडविल रेज करने का पहला इफेक्ट मैंने नए बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख लिया कि गुडविल हमने कितना रेज किया? 67,500 रेज किया। अब गुडविल को मैंने रेज करने पर एसेट्स में लिख लिया,
तो एसेट्स में लिखने पर जब मैं एसेट्स का टोटल करूंगा तो पुराने बैलेंस शीट में गुडविल नहीं था, अभी मैंने लिखा, मतलब मैं एसेट्स की वैल्यूज को बढ़ा रहा हूं। तो गुडविल को जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स में लिख रहा हूं तो इसका मतलब मेरी एसेट्स बढ़ेगी, एसेट्स बढ़ेगी मतलब हमारे लिए फायदा है। बट गुडविल बढ़ने से जो होने वाला फायदा है वो डायरेक्टली हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स। मैंने कल वाले क्वेश्चन में भी ये कहा था कि गुडविल से होने वाला फायदा या नुकसान हम डायरेक्टली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेम वे यहां पर गुडविल हम इंक्रीज कर रहे हैं या गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रहे हैं, यानी कि हम फायदे को बढ़ा रहे हैं या हमारा फायदा हो रहा है। तो इस फायदे को मैं पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो जो गुडविल रेज किया है 67,500, मैं उसे उठाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय गुडविल अकाउंट, वासु के कॉलम में 40,500 एंड विराज के कॉलम में 27,000। 67,500 को मैंने क्या किया? पुराने रेशो में यानी कि 3:2 में वासु एंड विराज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये मेरा डबल इफेक्ट हुआ ऑफ गुडविल रेज। पहला मैंने एसेट्स में लिखा, रेज करो मतलब एसेट्स में लिखो, एंड एसेट्स में लिखने की वजह से पुराने पार्टनर्स का फायदा है वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो इन देयर ओल्ड रेशो। इज इट क्लियर? तो यहां पर गुडविल रेज का हमारा डबल इफेक्ट यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। फटाफट चलते हैं एडजस्टमेंट 3 विच इज सिंपल। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 1500। आरडीडी को क्रिएट करो 1500। तो आरडीडी को हम किस पर क्रिएट करते हैं? डेटर्स पर। तो आई हैव टू चेक पुराने बैलेंस शीट में कितने डेटर्स है। तो मेरे पास बैलेंस शीट में 66,750 के डेटर्स है, यस और नो। सबसे पहले मैं इन डेटर्स को उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा डेटर्स 66,750 इनर कॉलम, राइट। इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर लिखूंगा माइनस आरडीडी। कितनी आरडीडी मेंटेन करनी है? 1,500। तो 66,750 माइनस 1,500, बाहर बच रहे मेरे डेटर्स 65,250। तो आफ्टर डिडक्टिंग आरडीडी मेरे डेटर्स बच रहे 65,250। ये क्लियर है? तो ये मेरा आरडीडी का पहला इफेक्ट हुआ। आरडीडी को एज यूजुअल मैंने डेटर्स से सब्ट्रैक्ट किया। अब डेटर्स बढ़े या कम हुए? आंसर इज आरडीडी की वजह से डेटर्स कम हुए। डेटर्स कम हो रहा है मतलब हमारा लॉस है। तो इस लॉस का सेकंड इफेक्ट में दूंगा रिवैल्यूएशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में टू आरडीडी 1,500। टू आरडीडी कितना? 1,500। तो एडजस्टमेंट 3 के हिसाब से मैंने डेटर्स से आरडीडी सब्ट्रैक्ट की एंड आरडीडी इज माय लॉस, उसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख लिया, यानी कि हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 का डबल इफेक्ट हो गया। फटाफट चलते हैं एडजस्टमेंट 4 पर। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500। तो फिर से चेक करो बैलेंस शीट में कितना क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमारे पास 25,500 का स्टॉक यानी कि ही क्लोजिंग स्टॉक है। तो उस क्लोजिंग स्टॉक को हमें क्या करना है? लेके आना है 22,500 पे। तो पुराना स्टॉक है 25,500 एंड 25,500 को हमें लेके आना है 22,500 पर, मतलब मुझे स्टॉक को डेप्रिसिएट करना है बाय 3,000। 3,000 कैसे? तो डिफरेंस 25,500 माइनस 22,500, मुझे स्टॉक को डेप्रिसिएट करना है बाय 3,000। डिफरेंस विथ पुराना स्टॉक एंड नया स्टॉक 25,500 माइनस 22,500, 3,000 से मेरा स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है। इज इट क्लियर? तो मुझे स्टॉक को 3,000 से डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? पहले तो पुराना स्टॉक उठाऊंगा 25,500, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा स्टॉक इनर कॉलम 25,500। इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पर लिखूंगा माइनस डेप्रिसिएशन 3,000 जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो 25,500 माइनस 3,000 एग्जैक्टली 22,500 का स्टॉक बाहर बचेगा। इज इट क्लियर? अब स्टॉक को मैंने डेप्रिसिएट किया तो स्टॉक डेप्रिसिएट हुआ यानी मेरी एसेट कम हुई। तो एसेट कम होने पर हमारा नुकसान है या फायदा है? तो नुकसान है। तो स्टॉक का जो नुकसान है मैं लिखूंगा ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में टू स्टॉक। कितने का नुकसान है? 3,000 रुपए का नुकसान है। इज इट क्लियर? तो मैंने लिखा टू स्टॉक 3,000 एज माई लॉस, राइट। स्टॉक कम होने पर मेरा 3,000 का नुकसान हुआ या स्टॉक को रिवैल्यू करने पर मुझे 3,000 का नुकसान हुआ। ये क्लियर है? चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 5 which is last adjustment and simple. Plant and building is to be depreciated by 5%. Plant and building दोनों को 5% से डेप्रिसिएट करना है। तो शुरुआत करते हुए प्लांट। तो पुराने बैलेंस शीट में देखो कितने की प्लांट है? 90,000। उस 90,000 के प्लांट को उठाओ, नए बैलेंस शीट में लिखो प्लांट 90,000 इन अ कॉलम। नेक्स्ट लाइन पर माइनस डेप्रिसिएशन 5%। तो 90,000 का 5% बना 4,500। तो 90,000 माइनस 4,500 मेरी प्लांट बाहर बचेगी 85,500। ये क्लियर है? मैंने प्लांट को 5% से डेप्रिसिएट किया। 90,000 माइनस 4,500, 85,500 से या 85,500 की प्लांट बाहर बची, राइट। अब प्लांट में डेप्रिसिएट कर रहा हूं तो वेरी सिंपल, प्लांट की वैल्यू कम हो रही है तो मेरा क्या है? नुकसान। तो इस नुकसान को 4,500 को उठाऊंगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखूंगा या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखूंगा टू प्लांट
4500, राइट। तो प्लांट को डेप्रिसिएट करने का डबल इफेक्ट, प्लांट से सब्ट्रैक्ट हुआ एंड नुकसान रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला गया। अब हम बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, या इसी एडजस्टमेंट में आगे उन्होंने क्या कहा है कि आपको बिल्डिंग को भी 5% से डेप्रिसिएट करना है। तो फिर से पुराने बैलेंस शीट में देखो बिल्डिंग कितनी है मेरे पास, तो पुराने बैलेंस शीट में मेरे पास बिल्डिंग है 36,000 की। तो फटाफट मैं इस 36,000 को उठाऊंगा एंड एसेट्स में लिखूंगा बिल्डिंग इनर कॉलम में 36,000, फिर से नेक्स्ट लाइन पर लिखूंगा माइनस डेप्रिसिएटेड 5%। तो 36,000 का 5% कैलकुलेट करने पर आ रहा है 1,800, तो मैंने लिखा माइनस डेप्रिसिएशन 1,800। तो 36,000 माइनस 1,800, अब 34,200 की बिल्डिंग बाहर बची, 34,200 की फाइनल बिल्डिंग मेरे पास बाहर बची। पुरानी बिल्डिंग थी 36,000, 5% से डेप्रिसिएट किया, अब बिल्डिंग बाहर बची 34,200। इज इट क्लियर? अब बिल्डिंग डेप्रिसिएट हो रही है, बिल्डिंग एसेट है, एसेट डेप्रिसिएशन होने पे फिर से मेरा लॉस है, तो इस 1800 लॉस को मैं उठा रहा हूं एंड रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख रहा हूं टू बिल्डिंग 1800, राइट। तो बिल्डिंग कम हो रही है, मेरा नुकसान है, वो मैंने लिखा ऑन द रिवैल्यूएशन डेबिट। यहां तक क्लियर है? तो वी आर डन विद ऑल दी एडजस्टमेंट, पांचों एडजस्टमेंट हो गए। पांचवें एडजस्टमेंट में कहा था कि प्लांट को डेप्रिसिएट करो एंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करो, मैंने कर लिया एंड उनमें से होने वाला नुकसान मैंने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख लिया। अब हमें करना क्या है? इज देयर एनी एडजस्टमेंट? पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट करो, नो। तो यहां पर हम सिंपली क्लोज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टार्टिंग विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर मैं बैलेंस कर रहा हूं तो मुझे रिवैल्यूएशन लॉस मिल रहा है 10,800, जिसे मैं इमीडिएटली वासु एंड विराज के बीच में 3:2 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो वासु को मिल रहा है 6,480 एंड विराज को मिल रहा है 4,320, राइट। चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करो, पहले अपने सारे कैलकुलेशंस करो एंड फिर मेरे साथ टैली करो, राइट। चलो तो वीडियो को पॉज करो, अगर आपने वीडियो को पॉज किया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो अभी पॉज करो, टैली करो और फिर मेरा आंसर के साथ कंपेयर करो। मैं आंसर को आगे बढ़ा रहा हूं, आप चाहिए तो वो चेक करो, फिर अपना कैलकुलेशन करो या पहले अपनी कैलकुलेशन करो एंड मेरे साथ चेक करो, चॉइस इज योर्स, राइट। तो हमें रिवैल्यूएशन लॉस 10,800 मिला, उसको मैं उठाऊंगा एंड पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन लॉस। वासु के कॉलम में 6,480 एंड विराज के कॉलम में 4,320। इज इट क्लियर? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने पर जो लॉस मिला उसे मैंने पार्टनर्स के बीच में, पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इमीडिएटली मैं पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करूंगा, नॉर्मली जैसे हम बैलेंस करते हैं वैसे। तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा विथ हरी से, तो हरी का दोनों साइड 60,000 आ रहा है, हरी टैली हो रहा है, तो हरी में देयर इज नो बैलेंस। बट मैं विराज को बैलेंस करूंगा तो विराज का बैलेंस आ रहा है 1,06,680 एंड मैं वासु को बैलेंस करूंगा तो वासु का बैलेंस आ रहा है 1,60,020, राइट। सिंपल, पार्टनर्स कैपिटल को मैंने बैलेंस किया, तीनों का बैलेंस मुझे मिल गया। वासु का बैलेंस 1,60,020, विराज का बैलेंस 1,06,680 एंड हरी का बैलेंस 60,000, जिसे मैं कहूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या कहूंगा उसे मैं? टू बैलेंस कैरिड डाउन। नथिंग बट इन तीनों का इतना कैपिटल बचा, इसे मैं उठाऊंगा एंड नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखूंगा एज अ पार्टनर्स कैपिटल, अंडरलाइन करके वासु 1,60,020, विराज 1,06,680 एंड हरी 60,000। मैंने पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज किया, उनका बैलेंस उठाया, नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख लिया, राइट। अब हम फिर से आते हैं ऑन द फर्स्ट पेज। कैपिटल के नीचे हमारा था बैंक अकाउंट, उसे बैलेंस करते हैं। तो बैंक अकाउंट बैलेंस करने पर मुझे बैंक में बैलेंस मिल रहा है 60,750, जिसे मैं कह रहा हूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। नथिंग बट आफ्टर एडमिशन अब मेरे बैंक में 60,750 रुपए बचे हैं, जिसको मैं उठाऊंगा एंड नए बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखूंगा एज कैश एट बैंक या बैंक 60,750। ये क्लियर है? तो मैंने बैंक अकाउंट को क्लोज किया, उसका बैंक बैलेंस उठा के मैंने नए बैलेंस शीट में लिख लिया। तो मेरे तीनों लेजर अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। अब बस मुझे बैलेंस शीट को टैली करना है, लेकिन उसे टैली करने से पहले मैं पुराने बैलेंस शीट के साथ लायबिलिटी से शुरुआत करते हुए कंपैरिजन स्टार्ट करूंगा। तो मैं पुराने बैलेंस शीट के लायबिलिटी को नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी के साथ पहले कंपेयर करूंगा। तो पहला आइटम उनके पास लायबिलिटी में है, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मुझे नए बैलेंस शीट में कहीं पर दिख रहा है क्या? आंसर इज नो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इन सन्ड्री क्रेडिटर्स को नए बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। दे आर अनटच, हमने कहीं पर भी उसे हाथ नहीं लगाया, इट इज अनटच। तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000 को उठा रहा हूं, नए बैलेंस शीट में लिख रहा हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000। इज इट क्लियर? तो पुराने बैलेंस शीट से मैंने क्या किया? सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000 उठाए एंड लिख लिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद मेरे पास पिछले बैलेंस शीट में था जनरल रिजर्व 30,000, बट जनरल रिजर्व ऑलरेडी हमने स्टेप 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उनके पास है पार्टनर्स कैपिटल, दोनों पार्टनर्स का कैपिटल
कैपिटल ऑलरेडी बैलेंस शीट में आ गया, तो मुझे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मतलब लायबिलिटीज़ में से सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर अनटच था, मैंने उसे लिख लिया। अब मैं चलता हूँ ऑन दी एसेट साइड। एसेट्स में पहला आइटम है उनके पास कैश एट बैंक, बट अभी हमने बैंक बैलेंस करके उसका लिख लिया, तो बैंक भी हमारे पास आ गया। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स नए बैलेंस शीट में दिख रहा है, स्टॉक नए बैलेंस शीट में दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट नए बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स को उठा के लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ हमने कहीं पर कुछ किया ही नहीं है, इट इज अनटच्ड। तो इन्वेस्टमेंट को मैं उठाऊंगा, नए बैलेंस शीट में लिखूंगा इन्वेस्टमेंट 36,000। इज इट क्लियर? इन्वेस्टमेंट के बाद अगला उनके पास था प्लांट, तो प्लांट हमें दिख रहा है, डेप्रिसिएट कर दिया हमने प्लांट को, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट है बिल्डिंग, वो भी हमें नए बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो बिल्डिंग भी लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो एसेट्स में केवल इन्वेस्टमेंट अनटच था, वो मैंने लिख लिया, राइट। तो यहाँ पर हमारा ओल्ड बैलेंस शीट विथ न्यू बैलेंस शीट कंपेरिजन हो गया। तो अब क्या होना चाहिए, मेरा बैलेंस शीट शुड गेट टैली ऑटोमेटिकली, मेरी बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो अगर मैं बैलेंस शीट को टैली कर रहा हूँ तो मेरा लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड इक्वल आ रहा है एट 3,71,700। कितने में टैली हो रहा है मेरा बैलेंस शीट? 3,71,700, राइट। आपका भी इसी पर टैली होना चाहिए। अगर कुछ आपका मिस्ड है तो वीडियो को पॉज करो, उसे सॉल्व करो, राइट, एंड फिर वीडियो को प्ले किया करो। तो वो ऑप्शन है आपके पास कि रुक के आप आपके कैलकुलेशन कर सकते हो और फिर मेरे साथ वेरीफाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमारा अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हुआ, राइट। अब हम फटाफट चलते हैं ऑन द सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 13। कौन सा ये एग्जाम्पल? सॉल्व्ड एग्जाम्पल 13 है। ये आपका आज का होमवर्क है, स्टार्ट टू एंड आपको पूरा सॉल्व करना है, इसे मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं यहाँ पर, राइट। सिर्फ एक एडजस्टमेंट है इसकी, मैं आपको बता रहा हूं, राइट। हाँ, यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक, यहाँ पर करंट अकाउंट दिया हुआ है लायबिलिटी में, देखो राधा एंड विकास पुराने पार्टनर से, उनका करंट अकाउंट है। तो जब आप लेजर्स बनाओगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में आपको लेजर्स बनाने के लिए कहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल की जगह आपको क्या करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। एक एक्स्ट्रा अकाउंट आप आपकी तरफ से बैंक अकाउंट बना लो, राइट। तो नॉर्मल लेजर अकाउंट्स बनाने, सिर्फ कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट बनाना है। एंड कैपिटल का करना क्या है, तो कैपिटल को डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखना है बैलेंस शीट में। ऐसा हमने करंट अकाउंट का पहले सम सॉल्व किया हुआ है, अगर डाउट होगा तो उसका रेफरेंस ले लो, राइट। अब मैं एक चीज आपको यहां पर बता रहा हूं, एक एडजस्टमेंट है, उसका मैं डबल इफेक्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सम सॉल्व करते वक्त आपको उसी तरह से उसे सॉल्व करना है। तो वो एडजस्टमेंट है अबाउट एडजस्टमेंट नंबर 3। तो वो कह रहे हैं द लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू एनईएफटी। क्या कह रहे हैं वो? लोन फ्रॉम बालू वॉज रीपेड थ्रू एनईएफटी। एनईएफटी मतलब आपने बैंक से बालू का लोन पे किया, बट बालू का लोन कहां पर है? तो अगर आप लायबिलिटी में देखोगे तो लोन फ्रॉम बालू है ₹40,000। कितना लोन फ्रॉम बालू? 40,000 का लोन है, राइट। बैलेंस शीट थोड़ी सी ऊपर नीचे है आपके टेक्स्ट बुक में, उसे करेक्ट करके देख लो। तो लोन फ्रॉम बालू कितना है? 40,000 है। तो वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट में ये 40,000 लोन आपने पे कर दिया, गेटिंग इट? तो इसे पे करने का डबल इफेक्ट क्या होगा, ध्यान से सुनो। पहला इफेक्ट होगा आप उसे पे कर रहे हो। आप पे कर रहे हो मतलब क्या पे कर रहे हो? आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो, उसे पे कर रहे हो, एनईएफटी से पे कर रहे हो। तो इसका पहला इफेक्ट मैं बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा, बाय लोन फ्रॉम बालू 40,000। पहला इफेक्ट पेमेंट में जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, बाय लोन फ्रॉम बालू 40,000। मैंने बालू को 40,000 का लोन था, पे कर दिया। लोन कहां पर दिख रहा है? लायबिलिटी में दिख रहा है सबको, लोन फ्रॉम बालू 40,000। एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि इस 40,000 को आपने रीपे कर दिया थ्रू एनईएफटी, यानी कि बैंक से रीपे किया। तो जब आप सम सॉल्व करोगे तो इसका पहला इफेक्ट आएगा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, बाय लोन फ्रॉम बालू 40,000। एंड दूसरा इफेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, वही दूसरा इफेक्ट है, आपने लोन फ्रॉम बालू पे कर दिया, मतलब अब लोन फ्रॉम बालू बैलेंस शीट में एंट्री नहीं होगी। दैट इज आवर सेकंड इफेक्ट। लोन फ्रॉम बालू को बैलेंस शीट में नहीं लिखना है, उसे पे कर दिया, तो बैलेंस शीट में उसका लोन बचेगा क्या? आंसर इज नो। तो टेक्निकली इसका एक ही इफेक्ट होगा बैंक के क्रेडिट में। तो बैंक अकाउंट जब आप बनाओगे तो बैंक के क्रेडिट में लिखो बाय लोन फ्रॉम बालू 40,000 एंड उसका कोई सेकंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। सेकंड इफेक्ट वही है कि हम उसे बैलेंस शीट में नहीं लिख रहे, दैट इज सेकंड इफेक्ट। इज इट क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट मैंने बता दी, सिंपल एडजस्टमेंट थी, वो आप करो। अब बाकी जितना भी क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नया नहीं है, इट इज सिंपल। तो यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली बाय ऑन योर ओन, राइट। एंड ये सबका टैली होना ही चाहिए। इज इट क्लियर? चलो, तो आज के लेक्चर में हम यही रुकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो।